हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड बेटा मैं ऑलरेडी आपको इस यूट्यूब चैनल पे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का करवा चुकी हूं। 2 पार्ट्स में उसकी वीडियोस थी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर से मिल जाएगा। ठीक है जी, आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2। बहुत अच्छे से इत्मीनान से पूरा चैप्टर में आपको डिटेल में समझाऊंगी और मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे कुछ कीवर्ड्स की मदद से तुम पूरा चैप्टर याद कर सकते हो। क्योंकि देखो बिजनेस स्टडीज समझनी मुश्किल नहीं है, याद करके पेपर में लिख कर आना और फिर नंबर लेकर आना इसमें बहुत मुश्किल है। तो मैं तुम्हें उस चीज में ज्यादा हेल्प करने वाली हूँ कि कैसे कुछ कीवर्ड्स की मदद से तुम याद कर सकते हो सारी बिजनेस स्टडीज को और अच्छे से पेपर में लिख के नंबर ला सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 को, जो कि क्या है, हमारा चैप्टर का नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने इससे पहले पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये सारे के सारे जो नोट्स है बेटा आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम पे आपकी क्लास का सब्जेक्ट का नाम अगर आप लिखोगे फाइल्स के सेक्शन में जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, देखो बेटा, अबाउट बिजनेस। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था अबाउट बिजनेस कि बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट से अलग है, बिजनेस में होता क्या है, तुम गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हो और प्रॉफिट कमाते हो। ये चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। अब मुझे ये पढ़ना है कि भैया अगर मेरा फाइनली दिल करे कि यार मुझे किसी के अंडर ना नौकरी नहीं करनी है, मुझे कुछ प्रोफेशन में भी नहीं जाना है, मुझे तो अपने खुद का बिजनेस करना है, अगर मेरा फाइनली दिल बनता है कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे शुरू करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना एक बिजनेस शुरू कर सकूं। क्योंकि देखो बिजनेस शुरू करने के लिए ना हमें कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग स्टेप लेना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टार्टिंग का स्टेप होगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर तुम्हें एक बिजनेस शुरू करना है, यू नीड टू हैव सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म बनानी पड़ेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। वो कैसे कैसे हो सकती है? अब फॉर्म से मेरा मतलब क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेरे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बट व्हाट डू आई मीन बाय फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? मेरा बेसिकली यहाँ पर मतलब है फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस। मेरा क्या मतलब है? फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि देखो अगर बिजनेस शुरू करोगे तो तुम एज एन ओनर उस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। उस ओनरशिप के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम अकेले हो उस बिजनेस में, या 2 लोग हो, या 10 लोग हो, या एक पूरा परिवार है, या फिर एक सोसाइटी के लोग हैं। तुम पैसे तुम प्रॉफिट के लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि अपने सोसाइटी के लोगों को हेल्प करने के लिए कर रहे हो, या तुम बहुत ही बड़े लेवल पे कर रहे हो जहां पे हजारों लोग उस बिजनेस के ओनर्स हैं। तो इट विल डिपेंड अपॉन कि अगर एक ओनर है तो छोटा बिजनेस है तो क्या बोलेंगे, अगर सिर्फ 10 ओनर है तो क्या बोलेंगे, अगर एक फैमिली ओनर है तो उसको क्या बोलेंगे, और अगर हजारों लोग एक बिजनेस में ओनर हैं, मालिक हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग एक बिजनेस में ओनर हैं, डिपेंडिंग अपॉन अ लॉट ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, हम ये जानेंगे कि अगर हमारे किसी स्टूडेंट ने फाइनली दिल बना लिया कि भैया मैं तो बिजनेस करूंगा, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा, चैप्टर 1 से बिजनेस सबसे अच्छा लगा, बिजनेस करूंगा, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए ओनरशिप की क्या क्या फॉर्म्स हो सकती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, डिटेल में फीचर्स भी, मेरिट्स भी, डिमेरिट्स भी, सब कुछ मैं तुम्हें समझाने वाली हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, सो बिजनेस हमारे को क्या है हमें पता था, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो क्या बोला, अब बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एंगेज्ड इन सम बिजनेस। आप कोई ना कोई अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको एक बिजनेस एंटरप्राइज बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज अलग होता है किसी भी दूसरे बिजनेस से। ठीक है, कैसे अलग होता है? क्योंकि देखो जब आप बिजनेस को शुरू करते हो या जब आप बिजनेस को एक्सपैंड करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि उसकी ओनरशिप के रिलेटेड तुम्हें जो है डिसीजन लेना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हर एक टाइप के क्या है, क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, उसके बारे में अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो टेक्निकली मैंने तुम्हें क्या बोला कि अलग अलग ओनरशिप की क्या क्या फॉर्म्स हो सकती है एक बिजनेस की, और ओनरशिप की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, उनके फीचर्स, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, और फाइनली डिसाइड करेंगे कि यार किस तरीके के बंदे को, किस तरीके के बिजनेस को कौन सा टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओनरशिप का फॉर्म लेना चाहिए। पहला आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ेंगे, फिर पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो टेक्निकली काफी लंबा चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि 5 अलग अलग टाइप्स, पांचों के मेरिट्स, पांचों के डीमेरिट्स, पांचों के फीचर्स, एंड इनफैक्ट पार्टनरशिप का टॉपिक तो सबसे लंबा रहने वाला है, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो 2 से 3 पार्ट में ये वीडियोस रहने वाली है इस चैप्टर की। ठीक है, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में देखो क्या है, सोल का मतलब होता है सिंगल एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। मैंने क्या बोला? सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हुआ सिंगल ओनर, सिंगल
ओनर जिस बिजनेस का हो उस बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है। तो देखो क्या है, एक ऐसा बिजनेस जिसका मालिक भी एक है, जिसको मैनेज करने वाला, जिसको कंट्रोल करने वाला एक ही इंसान है, ठीक है, जिसको ओन करने वाला, मैनेज करने वाला, कंट्रोल करने वाला एक ही इंसान है, उस बिजनेस को मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बोलूंगी। टेक्निकली तुमने अपने घर के आसपास कोई किराने की दुकानें देखी होंगी, कुछ छोटे मोटे सैलून देखे होंगे, छोटे मोटे रेस्टोरेंट देखे होंगे, कैफे वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो छोटे मोटे जितने भी बिजनेस हमारे घर के आसपास होते हैं बेटा जी, हमारे घर के पास की कोई छोटी सी मार्केट की छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं वो सारी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, क्योंकि वहां पर एक सिंगल बंदा अपनी दुकान खोल के बैठा है, वो अकेला ही उस दुकान का मालिक है, अकेला ही सब मैनेज करता है, अकेला ही सब कंट्रोल करता है, ठीक है। वो अकेला ही सारे के सारे प्रॉफिट उस बिजनेस के लेता है, और अगर कोई रिस्क होता है, कोई लॉस होता है, तो वो अकेला बंदा ही उस रिस्क को, उस लॉस को जो है बियर करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला सिंगल बंदा होता है। तो देखो मैंने क्या बोला, द टर्म सोल प्रोप्राइटरशिप डिफाइंस इटसेल्फ एविडेंटली। सोल का क्या मतलब होता है, सिंगल, ओनली, एक, ठीक है, एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, ओनर। तो जिस बिजनेस का एक सिंगल ओनर हो, ठीक है, जिसका एक सिंगल ही ओनर हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलूंगी। तो यूजुअली यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल ओनर होता है, ठीक है, एक ओनर होता है, वही बंदा मैनेज भी करता है, ठीक है, वही बंदा कंट्रोल भी करता है, वही बंदा सारे के सारे प्रॉफिट्स भी अपने घर पे लेकर जाता है, और अगर कभी कोई रिस्क हो, कोई लॉस हो, तो वही अकेला बंदा सारे लॉस को भी उठाता है। अब अकेला बंदा ज्यादा काम तो कर नहीं सकता है, क्योंकि 24 घंटे ही है, अकेले बंदे को ज्यादा कुछ आता भी नहीं होता, तो वो बहुत बड़ा बिजनेस बना नहीं पाता। अकेला बंदा ज्यादा पैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं बना पाता। यूजुअली एक अकेला बंदा जो बिजनेस करता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो या तो छोटे छोटे किराने स्टोर जैसे हमारे घर के आसपास वाले बिजनेस होते हैं, या फिर अगर मैं बहुत अच्छी कुक हूं तो मैं अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लूंगी। अगर मैं बहुत अच्छी पार्लर का मैंने कोई कोर्स किया है तो मैं अपना छोटा सा कोई पार्लर खोल लूंगी। या अगर मैं अच्छी टीचर हूं तो मैं अपने घर के आसपास, अपने ही घर में, या फिर छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोल लूंगी, ठीक है। अपने पर्सनल स्किल को दिखाऊंगी मैं। अगर मैं अकेले बिजनेस करना चाहती हूँ तो जो भी मेरा पर्सनल स्किल है उसके बेसिस पे मैं अपना बिजनेस खोल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर सबसे पहला फीचर मेरा। अब फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर, अब फीचर्स को सबसे अच्छे से समझना, सबसे अच्छे से समझना, क्योंकि शुरू में अगर एक दो चीजों के फीचर समझ लिए, आगे सारे फीचर रिपीट होते जाएंगे, तो शुरू वालों को अच्छे समझ लेना। फॉर्मेशन, इस बिजनेस को शुरू कैसे किया जाता है, और अगर इस बिजनेस को कभी बंद करने की नौबत आए तो कैसे किया जाता है। सो देखो, एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को शुरू करना और बंद करना सबसे आसान होता है। सरकार की कोई लीगल फॉर्मेलिटी तुम्हें नहीं करनी होती। सोच के देखो, अगर मुझे अपने घर के अंदर ट्यूशन सेंटर खोलना है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है। अगर मुझे कोई किराने की दुकान खोलनी है, छोटा सा रेस्टोरेंट, कैफे खोलना है, सैलून, पार्लर कुछ खोलना है, मुझे कोई बड़ी लीगल फॉर्मेलिटी करनी ही नहीं है। मेरा दिल करेगा एक दिन के अंदर मैं एक जगह रेंट पे लूंगी, या अपने घर के अंदर ही अपना छोटा सा बिजनेस खोल लूंगी। मेरा दिल करेगा मैं उसको बंद भी कर सकती हूँ एक दिन में ही, मुझे कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो फॉर्मेशन कैसे होगी, हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, मुश्किल से थोड़ी बहुत कुछ चाहिए होती है। जैसे कि अगर मैं रेस्टोरेंट या कैफे खोला है तो मैंने छोटा मोटा कोई मुझे फूड का लाइसेंस लेना पड़ सकता है, उससे ज्यादा कुछ मुझे नहीं करना है, ठीक है। कोई लीगल फॉर्मेलिटी मुझे नहीं करनी होती है। सिमिलरली अगर तुम्हें बंद भी करना है तो तुम्हें कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी, तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत ही ज्यादा आसान है बिजनेस को शुरू करना, बिजनेस को बंद करना। सिंपल भाषा में बोला जाए, दुकान का शटर खोला तो बिजनेस खुल गया, दुकान का शटर बंद कर दिया तो बिजनेस बंद हो गया। इतना आसान होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को खोलना और बंद करना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका क्या मतलब है बेटा, ये कॉन्सेप्ट सबसे अच्छे समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें आगे आने वाले हर एक चैप्टर में जो है तंग करने वाला है, हर एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तंग करने वाला है। क्या बोला गया है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड का मतलब तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब होता है हमारा कोई कर्जा जो हमें किसी का चुकाना होता है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का मतलब होता है कोई कर्जा जो मुझे किसी का चुकाना है। अनलिमिटेड मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देखो, दो सिनेरियो होते हैं, एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का सिनेरियो, एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का सिनेरियो, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका क्या मतलब है। पहले सिनेरियो जो है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो सिनेरियो है, उसमें क्या होगा, देखो ये मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा एक बिजनेस है और ये मैं हूं, हम दोनों अलग है। तुम्हें दिख रहा है ना, बिजनेस अलग है, मैं अलग हूं, ठीक है। ये जो बिजनेस है, लेट्स से इस बिजनेस ने किसी से लोन ले रखा था, लेट्स से इस बिजनेस ने किसी से लोन ले रखा था 10 लाख रुपए का। मेरे बिजनेस ने लोन लिया है, मैंने अपने घर के लिए लोन नहीं लिया है। ये क्या है, मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस के लिए लोन ले रखा है किसी से 10 लाख रुपए का, अपने घर के लिए लोन नहीं ले रखा। अब मान लो कल को मेरा बिजनेस गया डूब, मेरा बिजनेस हो गया भैया जी बंद, ठीक है, मेरे बिजनेस में कस्टमर नहीं आए और 10 लाख रुपए डूब गए। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1 में क्या होगा,
कि मैंने जिससे लोन लिया है वो मुझे बोलेगा कि भैया मुझे बिजनेस से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इस बंदे से फर्क पड़ता है। जब तक इस एक बंदे के पास पैसा है, चाहे इसके घर में पैसा है, चाहे इसके किसी दूसरे बिजनेस में पैसा है, चाहे इसकी जेब में कहीं भी है, मुझे इस बंदे से फर्क पड़ता है। जब तक इस बंदे के पास पैसा होगा मैं इसके पीछे लगा रहूंगा और अपने 10 लाख रुपए निकलवा के रहूंगा। दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है कि हम बोलेंगे कि मुझे बंदे से फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ बिजनेस से फर्क पड़ता है। अगर बिजनेस में पैसा है तो मैं अपने 10 लाख रुपए रिकवर कर लूंगा, अगर बिजनेस में पैसा नहीं है मैं इस बंदे को हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं इस बंदे को हाथ नहीं लगा सकता। मान लो ये बंदा बहुत अमीर है, बहुत अमीर, पर इसने जिस बिजनेस के लिए पैसे लिए थे 10 लाख रुपए, वो बिजनेस डूब गया, वो बिजनेस डूब गया। तो ऐसे केस में इस बंदे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो अगर तो तुम्हारे बिजनेस का लोन चुकाने के लिए तुम्हें भी पकड़ा जाएगा, तुम्हारे बिजनेस का लोन चुकाने के लिए तुम्हें पकड़ा जाएगा, ठीक है। फिर चाहे तुम्हारा बिजनेस डूब गया पर तुम्हें बोला जाएगा कि अपने घर से पैसे लेकर आ, अपने कहीं से भी पैसे लेकर आ, पर पैसे लेकर आ और मेरा लोन चुका। तो ऐसे केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लेकिन अगर अगर तुम्हारा जो लायबिलिटी है वो सिर्फ वहां तक सीमित है जितना पैसा तुमने बिजनेस में लगाया था, कि अगर तो तुम्हारे बिजनेस में पैसा हुआ तो ये 10 लाख रुपए का लोन रिकवर कर लेंगे, अगर बिजनेस डूब गया, बिजनेस में पैसा है ही नहीं, तो वो इनका 10 लाख रुपए का लोन ये रिकवर नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे ये बंदा करोड़पति ही क्यों ना हो, फिर चाहे ये बंदा करोड़पति ही क्यों ना हो, बट अगर बिजनेस डूब गया तो इस बंदे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी का सिनेरियो बोलते हैं। इसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी का सिनेरियो बोलते हैं, ठीक है जी। तो तुमने बहुत बार सुना होगा ये कंपनी डूब गई, ये कंपनी डूब गई, ये कंपनी डूब गई। जैसे कि बहुत रीसेंट एग्जांपल अगर हम ले बायजूस का, तो बायजूस के केस में हमने सुना था कि उनकी वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर से गिर के जस्ट 2 या 3 बिलियन डॉलर पे आ गई थी। कंपनी बहुत बुरे तरीके से डूबी थी, किसकी, बायजूस की। तो क्या ऐसे केस में जो उसके ओनर थे बायजू रविंद्रन, क्या हम उनको जाकर पकड़ सकते थे कि भैया कंपनी डूबी है ना तो अपने घर से पैसा लाके दे पर हमारे पैसे लाकर दे? क्या ऐसे केस में हो सकता था? जी नहीं। तुम्हें पता है अगर कंपनी डूबी है ना तो कंपनी डूबी है, उसके जो ओनर थे, ओनर अपना करोड़पति भी अगर होंगे, ओनर ने बिजनेस में से जितना पैसा बना लिया, उनको कोई बोल ही नहीं सकता कि अपने घर से पैसा लाके दे और कंपनी में जिस जिसका पैसा डूबा है उसको चुकाओ। जी नहीं, वहां पर क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में जैसे कि हमने बायजूस के केस में देखा, कंपनी डूब गई, लेकिन अगर कंपनी डूब गई तो जिस जिसका कंपनी में पैसा लगा था उसका पैसा डूब जाएगा, पर जो ओनर है, ओनर को कोई नहीं बोल सकता कि जा बेटा अपने घर से हमें पैसा ला के दे, वो नहीं ला कर देंगे। जिसका कंपनी में पैसा था वो डूब गया। अगर कंपनी में से तुम रिकवर कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो जितना तो कर लो, पर अगर कंपनी में पैसा नहीं है तुम जाके ओनर का घर नहीं देख सकते, ओनर को पकड़ नहीं सकते। ओनर अपने घर में चाहे करोड़पति बन के बैठे, जो कि मोस्टली बैठते हैं जब कंपनी डूबती है, पर ओनर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो अगर ओनर को हाथ नहीं लगा सकते तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर तुमने बिजनेस डूबने पे जाकर ओनर के घर पे तुम खड़े हो सकते हो, और ये मैं लीगली बोल रही हूँ, ये मैं लीगली बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बायजू रविंद्रन ने अपने बाउंसर खड़े करे हुए मेरे घर पे कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, उन्होंने बाउंसर नहीं खड़े करे हुए, ठीक है। लीगली कोई उनके पास जा ही नहीं सकता। तो अगर लीगली अलाउड है कि भैया ठीक है तुम बिजनेस से निकलवा लो जितना निकलवाना है, ओनर को हाथ नहीं लगा सकते, तो लीगली वो क्या कहलाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी कहलाएगी। और अगर लीगली तुम जाके ओनर का गला पकड़ सकते हो, ओनर को बोल सकते हो कि मुझे अपना घर बेचकर भी पैसा ला कर दे, तो ला कर दे और मेरा 10 लाख का लोन चुका, चाहे अपना घर बेच दे और सड़क पे आ जा, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, भैया ये क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है हमारे सोल प्रोप्राइटर के केस में, और जैसे मैंने अभी बताया कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि तुमने चाहे बिजनेस में सिर्फ 10 लाख रुपए लगाए थे और लोगों के 10 लाख रुपए डूबे हैं, अब तुम बिजनेस से अगर नहीं भी रिकवर कर सकते तो तुम्हें तुम्हारे पर्सनल एसेट, पर्सनल घर, गाड़ी, सब कुछ गिरवी रख के लोगों का पैसा जो है रिटर्न करना पड़ेगा। तुम्हारी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ तुम्हारे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं है, तुम्हारा घर, सब कुछ दांव पे लग जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड। इन द केस ऑफ लॉसेस and the repayment of debt, the personal property, देखो क्या है, personal property of the owner can be used if the assets of the firms are insufficient। अगर तुम फर्म के यानी कि बिजनेस के पैसे से अपना पैसा नहीं चुका पा रहे हो, ठीक है, किसी से तुमने लोन लिया था और तुम्हारा बिजनेस डूब गया, तो वो तुम्हारे बिजनेस से अगर पैसा नहीं निकाल पा रहा, तुम्हारा बिजनेस किसी का लोन नहीं चुका पा रहा, तो तुम्हारे ओनर के पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल घर, गाड़ी, हर चीज को बेच दिया जाएगा ताकि बिजनेस का लोन चुकाया जा सके। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी तुम्हारी लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी तुम्हारे बिजनेस के डेट को चुकाया जा सकता है, ठीक है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ट्रू है।
आगे हम पढ़ेंगे काफी जगह पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, तो अगर एक ही अकेला बंदा है, वही अकेला बंदा सारे पैसे लगा रहा है, तो जितना भी रिस्क होगा उसका अकेले का होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका अकेले का होगा, ठीक है। द रिस्क इज बोर्न बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, बिकॉज ऑफ दिस ही इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द लॉसेस, ठीक है, एंड ही इज द सोल रिसीवर ऑफ द प्रॉफिट। तो अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ तुम अकेले ही करोड़पति बनोगे, अगर रोडपति बनोगे तो वो भी अकेले ही बनोगे, तुम्हारी मर्जी है किसका पति बनना है, ठीक है। कंट्रोल, द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। हम बता चुके हैं कि अकेला ही बंदा सब कुछ करेगा, वो अकेला ही सारे डिसीजन लेगा, ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी का देखो क्या मतलब है, एक बार इसको भी अच्छे समझ लो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो वेरी इंपॉर्टेंट था, दैट वाज अनलिमिटेड लाइबिलिटी वर्सेस लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसको प्लीज अच्छे से, अगर तुमने नहीं भी समझा है तो दोबारा समझ लो, क्योंकि आगे जाके हर जगह जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट। वो है क्या? सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया एक साइड पे है मेरा ओनर, फिर से एक साइड पे हमारे ओनर भैया, और एक साइड पे है उनका बिजनेस। क्या लॉ की नजर में, इन द आईज ऑफ लॉ, क्या लॉ की नजर में ये दोनों सेपरेट है, या क्या लॉ की नजर में ये दोनों सेम है? इन द आईज ऑफ लॉ क्या ये दोनों सेपरेट है या ये दोनों सेम है? मतलब क्या हुआ इसका मैम? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मेरे बिजनेस ने किसी को धोखा दिया, फिर से अगर हम आते हैं वापस, अगर बायजूस कंपनी ने किसी को धोखा दिया, तो क्या तुम बायजू रविंद्रन पे केस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर रिलायंस कंपनी ने किसी को धोखा दिया, रिलायंस कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड किया, क्या तुम जाके अंबानी के ऊपर केस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। रिलायंस कंपनी डूब जाए, रिलायंस कंपनी पे जितने मर्जी केस हो जाए, अंबानी अपने घर पे चैन से सोएंगे। क्यों? क्योंकि आईज ऑफ लॉ में एक कंपनी और उसके ओनर सेपरेट होते हैं। लेकिन अगर मेरी छोटी सी किराने की दुकान है और मेरी किराने की दुकान ने किसी के साथ धोखा किया, तो मेरी दुकान पे कोई केस नहीं होगा। केस किस पे होगा? मेरे पे होगा। केस किस पे होगा? मेरे पे होगा, ठीक है। तो अगर अगर लेट्स से मेरी कंपनी है, ठीक है, कंपनी तुम्हें सबको पता ही होगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो अगर लेट्स से मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड किया, तो केस में पता है क्या लिखा जाएगा? केस में लिखा जाएगा जो भी बंदा है, लेट्स से हमारे पास है मिस्टर भोलू वर्सेस रिलायंस कंपनी वर्सेस रिलायंस लिमिटेड। कंपनी के केस में क्या होगा? मिस्टर भोलू वर्सेस रिलायंस लिमिटेड लिखा जाएगा केस पे, अंबानी को कोई टच भी नहीं कर सकता। पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होगा? अगर मेरी एक सोल प्रोप्राइटरशिप केस है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? मिस्टर भोलू मेरी कंपनी पे, मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप पे केस नहीं करेंगे। मिस्टर भोलू जी किस पे केस करेंगे? सीधा सीधा मेरे ऊपर केस करेंगे, वर्सेस अंशिता, सीधा सीधा मेरे केस पे लिखाएगा, सीधा सीधा मेरे नाम पे एफआईआर होगी, मेरे नाम पे जो है सीधा सीधा केस रजिस्टर किया जाएगा। तो अगर इन द आईज ऑफ लॉ मैं और मेरा बिजनेस अलग हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर इन द आईज ऑफ लॉ मैं और मेरा बिजनेस अलग नहीं है, तो उसका क्या बोला जाएगा? कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है बिजनेस में, सेपरेट एंटिटी नहीं है बिजनेस में। अगर नहीं है तो मेरी कंपनी और मैं एक हैं, तो कंपनी पे मेरे, नॉट कंपनी, मेरा बिजनेस और मैं एक हैं, और मेरे बिजनेस पे नहीं बल्कि मेरे पे केस किया जाएगा, ठीक है। अगर अलग है तो कंपनी पे केस किया जाएगा, ओनर को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो तुम बोलोगे ऑब्वियसली मैम कंपनी अपने आप थोड़ी कुछ कर लेगी, रिलायंस की दीवारों ने थोड़ी फ्रॉड किया है। फ्रॉड तो उसके अंदर बैठे लोगों ने ही किया है, दीवारें तो जाके फ्रॉड नहीं करेंगी किसी के साथ, फ्रॉड तो लोगों ने ही किया होगा। बट तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी को पकड़ ही नहीं सकते, तुम केस सिर्फ कंपनी पर ही कर सकते हो, कंपनी के केस में। पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं है। अगर मेरे किराने की दुकान ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, तो तुम मेरी दुकान की दीवारों पे केस नहीं करोगे, तुम मेरे ऊपर केस करोगे, ठीक है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। ओनर की और सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। ओनर एंड द बिजनेस आर द सेम इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। द ओनर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, केस मेरे ऊपर ही होगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, मतलब कि देखो इसमें सिंपल भाषा में ये बोला गया है कि अगर आज लेट्स से अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी अपना रिलायंस का बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर वो बीमार हो जाते हैं या फिर फॉरेन सेटल हो जाते हैं या छुट्टी पे चले जाते हैं या फिर लेट्स से कल को उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में कोई बात नहीं। आगे बहुत सारे लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, उनके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो उनकी कंपनी संभालेंगे, कंपनी बंद नहीं होगी, रिलायंस एज इट इज चलती रहेगी।
जाएगी, किसी एक आधे बंदे के आने जाने से कुछ नहीं होगा। टाटा जी का निधन अगर हुआ था तो उनके बाद उनके बिजनेस सारे एज इट इज चल रहे हैं, किसी के आने जाने से कुछ नहीं होगा। पर मेरी किराने की दुकान में, क्योंकि वो मेरी दुकान है किराने की, अगर मैं जाऊंगी तो मैं किराने की दुकान खोलूंगी, काम करूंगी। अगर मैं नहीं जाऊंगी, मैं बीमार हो जाती हूँ, छुट्टी पे चली जाती हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। कोई है ही नहीं मेरे आगे पीछे संभालने को, क्योंकि मेरा अकेली का ही तो बिजनेस था, मेरा तो कोई साथी ही नहीं था बिजनेस में। तो अगर ओनर चला गया, तो तुम्हारा बिजनेस बंद है, तुम्हारा बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। सो ओनर एंड द बिजनेस आर द सेम, एंड डेथ, insanity, imprisonment, physical ailment, bankruptcy of the sole trader will affect the continuity of the business। तो अगर ओनर को इनमें से कुछ भी हो जाता है तो बिजनेस भी बंद ही होगा साथ में, बिजनेस को कौन ही चलाएगा आगे जाके, ठीक है। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बेटा जी एक सिंगल बंदा होता है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर वेरी इजी होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब तुम सिर्फ बिजनेस के इन्वेस्टमेंट तक तुम्हारी लाइबिलिटी सीमित नहीं है। कल को अगर तुमने किसी का लोन नहीं चुकाया तुम्हारे बिजनेस ने, तो तुम्हारे घर को बेच दिया जाएगा पर उनका लोन चुकाया जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पर्सनल प्रॉपर्टी भी दांव पे लग रही है इसमें, ठीक है। सोल रिस्क बियरर अकेला ही सारा रिस्क उठाता है, अकेला ही सारा प्रॉफिट खाता है, अकेला ही कंट्रोल करता है, ओन करता है, मैनेज करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। अकेला ही जो है सारे बिजनेस को चला रहा है, तो कंटिन्यूटी नहीं होगी अगर उस बंदे को कुछ हो जाता है। एंड यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि इन द आइज ऑफ लॉ ओनर एंड द बिजनेस आर द सेम। तो अगर बिजनेस पे केस होता है माने ओनर पर ही केस हो रहा है, ठीक है। चलो अब मेरे पास आती है अगली चीज, दैट इज द मेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, क्योंकि अकेला बंदा डिसीजन ले रहा है तो डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाएगा, तो वेरी क्विक डिसीजन मेकिंग इसमें होने वाली है। वो अकेला ही बंदा सारे डिसीजन लेगा तो उसको किसी के साथ कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो फिर उसके सारे बिजनेस के सीक्रेट उसी के पास रहेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, उसको किसी के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो किसी को कुछ बताएगा ही नहीं, सारे बिजनेस के सीक्रेट उसके पास ही रहने वाले हैं। डायरेक्ट इंसेंटिव, अगर वो ज्यादा काम करेगा उसका बिजनेस ज्यादा चलेगा, अगर वो काम नहीं करेगा उसका बिजनेस कम चलेगा, सीधी बात है। डायरेक्ट इंसेंटिव है, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे, क्योंकि तुम अकेले ही तो हो काम करने वाले। तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं नहीं काम कर रहा, मेरी टीम तो कर रही है, कोई बात नहीं, करने दो, मेरा बिजनेस तो चल रहा है, जी नहीं। तुम अकेले ही तो हो, तुम काम करोगे तुम ज्यादा पैसा कमाओगे, तुम काम नहीं करोगे तुम कम पैसा कमाओगे, सीधी बात। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अगर तुम्हारा बिजनेस चल जाता है तुम्हें खुशी होगी कि भाई मेरी वजह से हुआ है, देखो मैंने अकेले किया है सब कुछ, ठीक है। अगर एक पूरी टीम ने मिलकर किया है, 10 15 20 लोगों ने मिलकर किया है, तो तुम्हें उतना अच्छा लगेगा, ठीक है सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरा तो छोटा सा हिस्सा है। पर यहाँ तो सब कुछ तुमने किया है, जितना बड़ा तुम्हारा बिजनेस बनेगा तुम्हें उतनी ज्यादा अकम्प्लिशमेंट की खुशी होगी कि भाई मैंने सब कुछ किया है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तुम अकेले सारा काम कर रहे हो तो तुम्हें ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि भाई देखो मैंने थोड़ा सा काम किया इतना अच्छा हो गया, अगर थोड़ा और काम करूंगा थोड़ा और फायदा होगा, तो वो मोटिवेशन होती है, सेल्फ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है। इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, इसको शुरू करना और बंद करना बहुत आसान है। शटर उठाया शुरू हो गया, शटर बंद किया तो बंद हो गया, कोई लीगल फॉर्मेलिटी कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। डीमेरिट्स क्या है, क्योंकि मैं अकेले ही सारे बिजनेस कर रही हूँ, मैं अकेले ही पूरा बिजनेस चला रही हूँ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं अकेली पैसा लगा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं अकेले ही बिजनेस में पैसा लगा रही हूँ तो मैं अकेली भैया करोड़पति, बिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं है मेरे पास, तो अकेले बंदा बहुत कम पैसा लगा पाता है, जितना कम पैसा लगा पाओगे उतना छोटा बिजनेस तुम्हारा होगा। सो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज इसमें होते हैं, विच इज वाई बिजनेस बड़े नहीं बन पाते, विच इज वाई मैंने बोला सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादातर किराना की दुकान वाले या छोटे मोटे सलून या फिर रेस्टोरेंट्स वाले, ठीक है, ये लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में होते हैं, ठीक है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, तो अगर ओनर को कुछ हो जाएगा, ओनर की डेथ हो जाएगी, ओनर छोड़ के चला जाएगा, छुट्टी पे चला जाएगा, ओनर नहीं अगर कंटिन्यू करना चाहेगा तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा, बिजनेस अपने आप से नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक ही अकेला बंदा था, अगर वो भी नहीं रहा तो बिजनेस ही नहीं रहेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तुम्हारा घर गाड़ी सब बंगला सब दांव पे लगा हुआ है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर तुमने तुम्हारे बिजनेस ने किसी का लोन लिया था और तुम्हारा बिजनेस डूब गया तो तुम्हारे को भी साथ में लेके डूबेगा, क्यों, क्योंकि बिजनेस के डूबने से जो बंदा जिससे तुमने लोन लिया था वो तुम्हारे घर पे आके खड़ा हो जाएगा और बोलेगा चाहे अपना घर बेच पर मुझे मेरा पैसा लौटा, तो तुम्हारा पर्सनल एसेट भी इसमें जो है दांव पे लगता है। एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है, मैं अकेली बंदी सब मैनेज नहीं कर सकती हूँ। पहली चीज मेरे पास टाइम नहीं होगा, दूसरी चीज अगर टाइम होगा भी मुझे आता ही नहीं है हर चीज करना, मैं हर चीज कर ही नहीं सकती, सेल्स भी, अकाउंटिंग भी, प्रोडक्ट बनाना भी, सब कुछ मैं नहीं कर सकती हूँ अकेले, तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी इसमें होती है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। तो मेरिट्स क्या है, मैं अकेली बहुत जल्दी डिसीजन लूंगी,
सब कुछ मेरा ही है, अगर अच्छा काम करूंगी तो मुझे ही खुशी होगी। पर डीमेरिट्स क्या है कि मेरा घर, मेरा पर्सनल एसेट भी दांव पे लगा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट एंटिटी है नहीं, तो मेरे बिजनेस पे केस होगा मतलब मेरे पे केस होगा, ठीक है ना। और इस बिजनेस में क्योंकि मैं अकेली हूं तो मेरा पैसा भी लिमिटेड होगा, मेरे स्किल्स भी लिमिटेड होंगे, तो मेरा बिजनेस भी लिमिटेड लाइफ वाला ही होने वाला है, ठीक है, और छोटा बिजनेस होने वाला है। तो अगर तुम्हें बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बनाना है, अगर तुम्हें छोटा मोटा बिजनेस बनाना है, तुम सोल प्रोप्राइटरशिप में जा सकते हो। पर अगर तुम्हें एक बड़ा बिजनेस बनाना है, देन यू शुड नॉट गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब चलते हैं आगे सेकंड फॉर्म पे, जो कि मेरी है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की फॉर्म। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखो सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म में होता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू फैमिली के अंडर ही होता है। तो ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक हिंदू रिलीजन का ये बिजनेस फॉर्मेट है, किसी और रिलीजन में तुम्हें ये देखने को नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली हिंदुइज्म इंडिया में है, तो मेजरली इंडिया में ही हमें ये देखने को मिलता है और किसी देश में हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड थर्डली इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस फॉर्मेट जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फॉर्मेट ही है। तो क्या बोला, हिंदुइज्म में ही होता है, किसी दूसरे रिलीजन में नहीं होता, मोस्टली इंडिया में ही होता है, किसी दूसरे कंट्री में भी नहीं होता। एंड इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट बिजनेस फॉर्मेट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें एक पूरी की पूरी हिंदू फैमिली मिलकर जो है बिजनेस करती है। तो आओ देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, इसके दो नाम हो सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो मैं इसको JHF भी बोल सकती हूँ शॉर्ट में, या फिर HUF बिजनेस भी बोल सकती हूँ शॉर्ट में। कुछ भी तुम्हें पेपर में भी लिखा सकते हैं, कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारे टीचर बोल सकते हैं कि HUF के बारे में बताओ या JHF के बारे में बताओ, दोनों इसके शॉर्ट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। विच इज ओन्ड मैनेज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अनडिवाइडेड का तुम्हें शायद मतलब समझ आ ही रहा होगा कि एक ऐसी हिंदू फैमिली है, एक तो पहली चीज तो हिंदू फैमिली है, हिंदुइज्म हिंदू रिलीजन से है, और अनडिवाइडेड है। अनडिवाइडेड है माने कि हमने अपने बेटे को अलग नहीं कर रखा, ठीक है। यूजुअली आजकल तो क्या होने लग गया है कि सारे बेटे अलग अलग हो जाते हैं, जायदाद बांट दी जाती है कि एक बेटा इतना ले गया, दूसरा बेटा इतना ले गया, दोनों अपना अपना घर चला रहे हैं, आजकल तो ये हो रहा है यूजुअली, ठीक है। पर यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हमने बेटों को अलग नहीं करा है, हमारा जितना भी फैमिली का एसेट है, धन दौलत है, वो फैमिली के अंदर ही है और दोनों बच्चों में वो बांटा नहीं गया। आजकल क्या हो गया कि अगर हमारे पास दो घर हैं तो एक घर बड़े बेटे को दे दिया, एक घर छोटे बेटे को दे दिया, वो डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ अनडिवाइडेड है, तुमने बांटा नहीं है, दो घर है तो दोनों घर इस बिजनेस के हैं, दोनों भाई इस बिजनेस में लगे हुए हैं, सारे एसेट सारा कुछ धन दौलत इस बिजनेस में ही लगा रहे हो, अनडिवाइडेड है, ठीक है, डिवाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है जी। इट इज द ओल्डेस्ट, जैसे मैंने बोला इंडिया का ओल्डेस्ट बिजनेस फॉर्मेट है और सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है, और ये हिंदुइज्म के अंडर है, तो हिंदू लॉ से ये गवर्न होता है, ठीक है जी। हिंदू लॉ इसको गवर्न करता है। कंट्रोल कौन करता है, हेड ऑफ द फैमिली। हेड कौन होगा भैया, जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, और उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे। तो देखो हमारी फैमिलीज में क्या होता है, हमारी फैमिलीज में यूजुअली क्या हमें देखने को मिलता है कि सबसे ऊपर होते हैं हमारे दादाजी, सबसे ऊपर होते हैं अपने दादाजी, ठीक है, अपने दादाजी हैं सबसे ऊपर। और दादाजी कौन है, सबसे बड़ी उम्र के हैं, सबसे बुढ़े हैं, ठीक है। तो दादाजी हमारे क्या होंगे, बिजनेस के हेड होंगे। हेड होंगे मतलब कि फाइनल डिसीजन इन्हीं का होगा, हेड होंगे मतलब कि फाइनल डिसीजन इन्हीं का होगा, ठीक है। अगर तुम्हें पूरे फैमिली से पूछना है कि भैया ऐसा करे कि ना करे, तो तुम पूछ सकते हो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेंगे भैया, दादाजी लेंगे। दादाजी का जो दिल किया दादाजी वो करेंगे। एंड दादाजी को यहाँ पे जो हमारे हेड हैं इनको बोला क्या जाएगा, इनको फैमिली में बोला जाएगा कर्ता, इनको फैमिली में क्या बोला जाएगा, कर्ता बोला जाएगा फैमिली बिजनेस में। एंड एक और चीज, क्योंकि भैया ये हेड है, क्योंकि इनको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है ना, कि भैया तुम्हारा फाइनल डिसीजन है, तुम्हारे हाथ में है, जो तुमने कर दिया वो ठीक है, जो नहीं किया वो गलत है, ठीक है। इसी वजह से जो हमारे बेचारे दादाजी हैं, जो हमारे कर्ता जी हैं, इनकी बेटा जो लाइबिलिटी होती है बिजनेस में, जो हमारे कर्ता जी हैं इनकी जो लाइबिलिटी होती है बिजनेस में, वो कैसी होती है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है बिजनेस में। दादाजी की, कर्ता की, हेड की, जो एल्डेस्ट मेंबर है उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। कौन से बिजनेस फॉर्मेट में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस फॉर्मेट में, ठीक है। आई होप यहां तक तुम्हें चीजें समझ आ गई होंगी। तो सबसे एल्डेस्ट मेंबर हेड होगा, कौन होगा, कर्ता होगा, और यूजुअली कौन होते हैं, दादाजी होते हैं। अच्छा, अगर दादाजी की डेथ हो जाए तो क्या होगा, दादाजी के बाद जो भी सेकंड एल्डेस्ट मेंबर है हमारी फैमिली में उसको हम कर्ता बना देंगे। तो दादाजी की डेथ के बाद जो भी सेकंड एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाएगा। ये भी हो सकता है कि पहले परदादाजी भी हैं, अभी जिंदा है, तो वो कर्ता है। जब उनकी डेथ होगी तो जो भी सेकंड एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा, ठीक है जी। ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट,
बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबसे एल्डेस्ट मेंबर तो अपने कौन हो गए, दादाजी हो गए। सबसे एल्डेस्ट मेंबर तो कौन हो गए भैया, दादाजी हो गए। अब हम फैमिली ट्री बनाते थे ना कि भैया इधर दादाजी हैं, अब दादाजी से बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना, उन बच्चों के भी आगे बच्चे हैं, उनकी भी आगे फैमिलीज हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, आगे पूरा फैमिली ट्री बनता होता था कि नहीं। तो ये जितने भी भैया लोग हैं हमारी पूरी की पूरी फैमिली में, इन सभी लोगों को, जितने भी मेंबर्स हैं हमारी पूरी की पूरी फैमिली में, जो भी पूरा फैमिली ट्री है, एल्डेस्ट मेंबर के अलावा, इसको तो हमने मैं बता दिया कि एल्डेस्ट है, हेड है, करता है, फाइनल डिसीजन लेगा, लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखेगा। बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं इनका क्या होगा, इक्वल ओनरशिप होगा बिजनेस में। सबसे पहली चीज, बाकी जितने भी मेंबर है उनका क्या होगा, इक्वल ओनरशिप होगा बिजनेस में। एक और चीज, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उनका इक्वल ओनरशिप होगा। ऐसा नहीं कि बेटी को तो नहीं हम कुछ देंगे, नहीं, इक्वल ओनरशिप होगा हर एक व्यक्ति का, जो भी फैमिली में, वेदर इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल, डजंट मैटर, ठीक है। सेकेंडली ये जितने भी सारे मेंबर्स हैं इनकी लाइबिलिटी क्या होगी, इनकी लाइबिलिटी होगी लिमिटेड। इनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड, यानी कि इनके पर्सनल एसेट्स दांव पे नहीं लगेंगे, पर्सनल एसेट्स सिर्फ दादाजी के लगेंगे दांव पे, इनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड होगी। एंड थर्डली इन सबको क्या बोला जाएगा, इन सबको क्या बोला जाएगा, को पार्सनर, PARCENERS, को पार्सनर्स, इन सबको बोला जाएगा। जितने भी फैमिली ट्री में बाकी लोग होंगे उन सबको को पार्सनर्स बोला जाएगा। इक्वल ओनरशिप राइट होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी उन सबकी होने वाली है, दादाजी के जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने वाली है, ठीक है। को पार्सनर्स इन सबको बोला जाएगा। यूजुअली 3 जनरेशन ऑफ अ फैमिली कैन बी अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 3 जनरेशन तक के जो लोग हैं वो HUF के मेंबर हो सकते हैं, यानी कि दादाजी, पापा जी और बेटा जी, 3 जनरेशन के जो लोग हैं वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। नॉट जस्ट मेल्स, ठीक है, दादी जी, मम्मी जी, बेटी जी, वो लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 जनरेशन के लोग होंगे। फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है, देखो बेटा, इसके जैसे हमने उसके फीचर्स पढ़े थे कि बहुत आसान है शुरू करना बंद करना सोल प्रोप्राइटरशिप को। इसके फीचर्स क्या है, फॉर्मेशन, हमें कम से कम 2 लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, ठीक है, जो इस बिजनेस को मिलकर शुरू करें। उसमें एक अकेला बंदा शुरू कर सकता था, इसमें कम से कम 2 लोग चाहिए जो मिलकर बिजनेस को शुरू करें। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनके पास कोई अपने एंसेस्टर्स की, अपने पूर्वजों की, अपने अपने से बड़ों की, ठीक है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई जमीन जायदाद होनी चाहिए जो वो उनके लिए छोड़ के गए हैं, और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर ही जो है बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है जी। इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर 2 मेंबर भी नहीं है तो तुम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक अकेला बंदा फैमिली थोड़ी होगा, कम से कम 2 लोग तो चाहिए फैमिली कहलाने के लिए। लाइबिलिटी तो मैंने बता दिया, जो करता है सबसे सीनियर बंदा है, ठीक है, क्या कहते हैं, सीनियर मोस्ट मेल को पार्टनर, उसकी क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, पर द लाइबिलिटी ऑफ द अदर मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर। तो जितने भी बाकी मेंबर हैं, सबसे जो सीनियर लोग हैं, सबसे जो सीनियर है, करता है, ठीक है, जो पहले को पार्टनर होंगे पर अब सबसे सीनियर है तो अब वो कर्ता बन गए हैं, उनकी क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। बाकी जितने भी को पार्टनर्स हैं, कर्ता जी के अलावा, दादाजी के अलावा, उन सबकी क्या होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होने वाली है। कंट्रोल कौन करेगा भैया, कर्ता ही करेगा, सबसे एल्डेस्ट मेंबर ही करेगा, ठीक है। कंटिन्यूटी, आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स द पोजीशन एंड द बिजनेस कंटिन्यूज, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि अगर एक सोल बंदा है, अगर उसकी डेथ हो गई, बिजनेस बंद हो गया। यहाँ पर अगर कर्ता की डेथ हो गई तो अगला एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाएगा, बिजनेस कंटिन्यूड रहेगा। माइनर मेंबर, माइनर का मतलब होता है बेटा जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, ठीक है, उसको माइनर बोला जाता है। तो अगर एक 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा है उसको माइनर बोला जाता है, वो भी इसमें मेंबर बन सकता है। यूजुअली बिजनेस 18 साल के छोटे लोगों को मेंबर नहीं बनने देते हैं, पर वो भी इसमें मेंबर बन सकता है। कैसे, क्योंकि इसमें मेंबर बनना कैसे है, इसमें मेंबर बनने के लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देना, तुम्हें कोई कागज वागज नहीं भरने हैं। इसमें मेंबर बनने के लिए तुम्हें बस इस फैमिली में पैदा होना है, और पैदा बच्चा सीधा 18 साल का थोड़ी होगा, वो तो 0 से शुरू करेगा। तो पैदा होते ही बच्चा इस फैमिली मेंबर में, जैसे इस फैमिली में आता है, इस फैमिली बिजनेस का भी मेंबर बन जाता है। तो यहाँ पर जो भैया माइनर है, ठीक है, वो भी मेंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि बाय बर्थ पैदा होते ही एक बच्चा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो बिजनेस का मेंबर बन जाते हैं और उनकी इक्वल ओनरशिप राइट बिजनेस में होती है, ठीक है। मेरिट्स क्या होंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेरिट्स क्या होंगे, इफेक्टिव कंट्रोल है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं, ठीक है, सारे मिलकर जो है अपना वो बताएंगे कि हमें ऐसा ऐसा लगता है, लेकिन जो फाइनल आंसर है, वो फाइनल डिसीजन मेकिंग है, वो सिर्फ कर्ता के हाथ में होगी। तो अच्छा इफेक्टिव, अच्छे से कंट्रोल इसमें रहता है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, अगर कर्ता की डेथ होगी तो अगला बंदा कर्ता बन जाएगा, तो फिर कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। सारे मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो सारे मेंबर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज ये है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, कहते हैं क्योंकि हमारी फैमिली ही तो है, हमारे भाई बहन ही तो है, तो हम लॉयल रहेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे।
ऐसा सोच रहे हैं बताओ, ठीक है? तो क्योंकि हमारे सारे फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे लॉयल रहेंगे, वो सारे आपस में कोऑपरेट करेंगे, ठीक है? तो इस वजह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिनेरियो, यहाँ पे अच्छा सिस्टम बन के रहेगा, ऐसा इसका मेरिट है, ऐसा इसका कहना है, मेरा नहीं है, ठीक है? चलो, डीमेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस, डीमेरिट्स क्या होंगे? डीमेरिट्स होंगे भैया कि लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उसके बेसिस पर ही तुमने जो बिजनेस शुरू किया था, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होगी उतने रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कम है तो बिजनेस में रिसोर्सेज कम होंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यार मेरा एक दोस्त है बहुत अमीर है, मैं उसको अपने बिजनेस का हिस्सा बना लेता हूँ और वो अपना पैसा भी तो लेकर आएगा बिजनेस में। अरे भैया, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे दोस्त है, ब्लड रिलेशन में नहीं आता, फैमिली में आता ही नहीं, तो फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं बन सकता। तो जो जो फैमिली में है सिर्फ उतना हिस्सा बनेंगे और फैमिली की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर ही बिजनेस होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बेचारे करता तो सोच समझ के डिसीजन लेगा हर चीज की, भाई कहीं मेरे घर पे बात ना आ जाए। अनलिमिटेड लायबिलिटी है और करता जो है वो बेचारा डोमिनेंट भी है। करता जो है वो बेचारा डोमिनेंट भी है, क्योंकि उसे पता है तुम सारे बोलते रहो, तुम पागल हो, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगा, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेरा है। तो करता की डोमिनेंस भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, जो कि को पार्टनर्स काफी बार खुश नहीं होते, जिसकी वजह से फैमिली में कंफ्लिक्ट हो सकती है एंड जो फैमिली है वो टूट भी सकती है, ठीक है? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है, क्यों? क्योंकि अगेन एक फैमिली है, सिर्फ वही लोग मैनेज कर रहे हैं। अगर मेरा दिल करे यार मेरा ये दोस्त बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से बिजनेस चलाता है, मैं इसको अपने बिजनेस का हिस्सा बना लेती हूँ, तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम जो है सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों के साथ ही जो है बिजनेस करेंगे, किसी और के साथ बिजनेस में किसी और को हम जोड़ ही नहीं सकते। जो मेरी फैमिली में पैदा हुआ है सिर्फ वही मेरे बिजनेस का हिस्सा रहेगा। कोई मेरी फैमिली से बाहर अगर है, मैं उसको अपने बिजनेस में जोड़ ही नहीं सकती, कोई तरीका ही नहीं है। तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स इसमें रहने वाले हैं, ठीक है जी? तो यहाँ तक मैंने क्या पढ़ा? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा और मैंने क्या पढ़ा? हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में यहाँ तक सारी चीज कवर कर ली है। तो आज के इसके फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम पार्टनरशिप वाले बिजनेस फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हमने जॉइंट हिंदू फैमिली कर लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप कर लिया। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ।